नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। मध्य प्रदेश का हेल्थ सिस्टम जैसे कोमा में है। हिलाने डुलाने, चीखने चिल्लाने, बहस करने कराने का शायद इस पर कोई असर इसलिए भी नहीं होता क्योंकि ये तो कोमा में है। अब ये पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, पूरा महकमा कर क्या रहा है, ये समझ से परे है। हमीदिया अस्पताल तो मानो हर हद को पार कर जाने पर आमादा है। अब इस अस्पताल में 40 साल पुरानी दवाइयों का जखीरा मिला है। 30 क्विंटल दवाइयां, जी हां, ये वजन है, कीमत हमें पता नहीं है। 30 क्विंटल दवाइयां एक्सपायर हो गई। आनन फानन में नियमों की परवाह किए बगैर ये दवाइयां जलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया और अब इस मामले को दबाने का खेल भी शुरू हो गया है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहां चूहे शव कुतरते हैं, यहां मासूम बेमौत मरते हैं। हमीदिया में लापरवाही की हद। ड्रग स्टोर में मिली 40 साल पुरानी दवाइयां। हमीदिया अस्पताल पिछले कई दिनों से सवालों के घेरे में है। और आज फिर एक ऐसी खबर इस अस्पताल से सामने आई जो आपको चौंका देगी। हमीदिया अस्पताल के ड्रग स्टोर में एक्सपायर्ड दवाओं का जखीरा बरामद हुआ है। कुछ दवाएं तो ऐसी हैं जो आज से 40 साल पुरानी हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में दवाओं के लिए करोड़ों रुपए का बजट हर साल दिया जाता है, लेकिन स्टॉक में दवाएं रखी रहती हैं, मरीजों को मुहैया नहीं हो पाती। और यही वजह है कि जब आकस्मिक निरीक्षण किया गया तो दवाओं के स्टॉक में भारी तादाद में 40 और 37 साल पुरानी दवाएं मिली हैं और ये एक्सपायर दवाएं हैं। जाहिर सी बात है, ये दवाएं मरीजों को सप्लाई भी की जा सकती थी, जिसके बाद में मरीज को जान को खतरा भी हो सकता था। ये बड़ा खुलासा भी तब हुआ जब सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां का जायजा लेने अचानक जा पहुंचे। इसके बाद हमीदिया प्रबंधन में उठापटक शुरू हुई और ड्रग स्टोर में लाखों की ऐसी दवाइयां मिली जो लापरवाही के कुचक्र में फंसकर एक्सपायर हो चुकी हैं। कुछ दवाइयां तो 1976 से हमीदिया अस्पताल के ड्रग स्टोर में पड़ी हुई हैं, लेकिन उन पर ध्यान देना शायद किसी ने भी मुनासिब नहीं समझा। इन दवाइयों की सही कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 30 क्विंटल दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं, जिनमें से आनन फानन में 20 क्विंटल दवाइयां जला दी गई। एक्सपायर्ड दवाओं में 250 तरह की दवाएं शामिल हैं। इनमें रोजमर्रा की जरूरत की और जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। 2 दिन से स्वास्थ्य विभाग की टीम गोदाम को खंगालने में लगी है। उनके हाथ कई ऐसे कार्टून लगे हैं जिनकी दवाओं में फफूंद लग चुकी है और बरसों से इन्हें छुआ तक नहीं गया। आपको बता दें कि हमीदिया अस्पताल में सालाना 7 करोड़ रुपए से दवाएं खरीदी जाती हैं। इस गंभीर लापरवाही पर अस्पताल प्रबंधन बात तक करने को तैयार नहीं है। हमीदिया अस्पताल में पुरानी दवाएं मिलने के मामले में अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मैंने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर दीपक मरावी जो अस्पताल के अधीक्षक हैं, वो इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, 40 साल पुरानी दवाएं मिलने के बाद में अस्पताल प्रबंधन कटघरे में है, लेकिन जवाब देने से कतरा रहा है। जब अस्पताल प्रबंधन से जवाब नहीं मिला तो हम सीधे चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री के पास पहुंच गए। पिछले कई दिनों से हाथ पर हाथ धरे बैठे मंत्री जी अब कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं। जिस दवा की आप बात कर रहे हैं कि इतनी पुरानी है, वो दवा मरीजों को प्रेस्क्राइब नहीं की जा रही थी। डिस्टार मेडिसिन थी, तो एक कमरे में रखी थी, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। हमीदिया के हालात बहुत ठीक हो रहे हैं, इतने कम समय में बहुत कुछ ठीक हो गए। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है, इसको और बेहतर बनाने का हम सभी का प्रयास। उधर कांग्रेस पहले से और हमलावर हो गई है और सरकार से एक साथ कई सवाल पूछ रही है। हमीदिया अस्पताल जो है वो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। अव्यवस्थाओं का बोलबाला उस अस्पताल में है। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, किंतु अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगर हमीदिया अस्पताल की ये स्थिति है
तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने हमीदिया और सुल्तानिया जनाना हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के पीएस, हमीदिया के सुप्रिंटेंडेंट समेत भोपाल कलेक्टर और डीआईजी से जवाब तलब किया गया है। जो सवाल मानव अधिकार आयोग पूछ रहा है वही सवाल हमारे भी हैं कि आखिर स्वास्थ्य महकमा हर दिन लापरवाही की एक से बढ़कर एक कहानी क्यों गढ़ रहा है। संदीप भंबरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हमारे साथ संगीता शर्मा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका भी। और डॉक्टर हेमंत वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमीदिया हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका भी। सबसे पहले मैं हितेश वाजपेयी जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या 30 क्विंटल दवाइयां किसी स्टोर रूम में स्टोर करके रखी जानी चाहिए? और 2016 से पहले जो एक्सपायर होती रही हैं, कुछ कुछ दवाइयां जाहिर बात है कि एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन 30 क्विंटल दवाइयां 1976 से लेकर अब तक की, ये अब तक डिस्ट्रॉय नहीं हो जानी चाहिए थी क्या पहले? देखिए शर्मा जी, जो मुझे प्रथम दृष्टया जैसा प्रतीत हो रहा है, और मैं भी अस्पतालों में जांच रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लॉट्स, क्योंकि दवाओं के डिटेल मेरे पास नहीं है तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। दो कारणों से इस प्रकार की स्थिति बनती है। एक, सप्लायर जो होता है वो नियर एक्सपायरी की दवाएं दे देता है, तो स्वाभाविक है कि डॉक्टर्स उन दवाओं को स्वीकार नहीं करते हैं और मरीजों को नहीं देते हैं, तो वो स्टोर में ही रह जाती हैं डिस्पोजल के लिए। या फिर इस प्रकार की दवाएं आती हैं जिनका ओपीडी या ओटी में कंजम्पशन कम हो और सप्लाई मतलब यानी कि खरीद ज्यादा ली गई हो, तो इस प्रकार की बातें निकल कर आती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टॉक मैनेजमेंट जो होता है ये एक बड़ी लाइवली प्रक्रिया है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस प्रकार से दवाइयां स्टोर में एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। बाकायदा स्टोर परचेज रूल के तहत दवाइयां जब एक्सपायर होती हैं तो यदि उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है तो उन दवाइयों को देकर और उसको बदला भी जाता है, या फिर उन दवाइयों को डिस्कार्ड किया जाता है, उनका डिस्पोजल किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट जो मैनुअल होती है, कहीं ना कहीं उस स्टोर मैनेजमेंट मैनुअल का भी एक उल्लंघन इसमें दिखाई देता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। नहीं सर, इसमें एक और पहलू यह है कि अगर इतनी दवाइयां बर्बाद हो रही हैं तो फिर उस मैनेजमेंट पर भी कहीं ना कहीं नजर होनी चाहिए, या इस पर भी चिंता होनी चाहिए कि ये पैसा कहीं ना कहीं मरीजों के हक का, स्वास्थ्य विभाग का मोटा पैसा इसमें बर्बाद हुआ है क्योंकि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत प्रायोरिटी में लिया है। और सरकार की प्रायोरिटी में विषय होने के बावजूद यदि इस प्रकार की घटनाएं एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन, एक एपिक्स इंस्टीट्यूशन में हो रही है, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही हम कह सकते हैं कि है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद भी है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, हमें मालूम है जब भी सफाई होती है तो दुर्गंध आती है और चूंकि सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी हमारी ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सवालों से घबराकर हमको सफाई को रोकना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन ये सफाई जारी रखेगा जब तक कि हमको एक अच्छी अवस्था में मेडिकल कॉलेज प्राप्त नहीं हो जाता, जैसी हम सबकी अपेक्षा है। मुझे लगता है कार्रवाई जारी रहना चाहिए। ठीक, डॉक्टर हेमंत वर्मा जी, मैं इससे पहले कि कांग्रेस से प्रतिक्रिया लूं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप चूंकि हमीदिया हॉस्पिटल को देख रहे हैं, क्या समस्याएं वहां पर, दिक्कतें किस स्तर पर हैं? डॉक्टर्स की ये प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट की ये प्रॉब्लम है, किस वजह से बड़ी बड़ी लापरवाहियां लगातार वहां से सामने आ रही हैं? इसमें सर्वप्रथम ये है कि जो मेडिसिन आती है, जैसा कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब ने बताया है कि नियर एक्सपायरी जो दे दी जाती है, जिन लोगों के उसका टेंडर होता है वो नियर एक्सपायरी दवाई देते हैं, तो उसके कारण भी काफी दवाइयां बचती हैं। दूसरा पहलू यह है कि जो पेशेंट को, जो ओपीडी पेशेंट होते हैं, पेमेंट तो सर उन्हें भी जाता होगा ना, जो दवाइयां दे के चले गए, आपने उसको स्टोर में छोड़ दिया। हाँ, नहीं वो तो है,
लेकिन होता क्या है कि जो ओपीडी में पेशेंट होते हैं, जिनको के ओपीडी में फ्री दवाई की स्लिप दी जाती है, 1 बजे के बाद वो विंडो बंद हो जाती है और उसके बाद अगले दिन खुलती है, तो जितने पेशेंट आते हैं वो सब बाहर से दवाई लेने पे मजबूर होते हैं। 24 आवर्स यहाँ पेशेंट का इनपुट है, तो आउटपुट भी होना चाहिए, 24 घंटे के लिए व्यवस्था होना चाहिए, एक विंडो जहां पे कि फ्री दवाई पेशेंट को दी जा सके। उसके कारण भी काफी दवाइयां बचती हैं जो कि बाद में एक्सपायरी हो जाती है। जी, अब बताइए संगीता जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हम शरद जैन जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो सीएम साहब ने कहा है, जो आदेश दिए हैं, उसको पूरी तरह से माना जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी पर हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा सवाल उनसे जो था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। सवाल यह था कि आप चूंकि विभाग के मंत्री हैं, क्यों मुख्यमंत्री बार बार आए, अस्पतालों में दौरा करें और यहाँ की व्यवस्थाएं वो खुद सुधारें? आपको अगर जवाबदेही दी गई है तो फिर इस तरह की दिक्कतें क्यों हैं? जी बिल्कुल राम मोहन जी, हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मेरी निगरानी में है सब कुछ, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति हम जो देख रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। और मुख्यमंत्री जी कहते भी थे कि 2003 के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो उस समय बीमारू राज्य था। तो अब वर्तमान की जो 11 साल की सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडरटेकिंग में चल रही है, तो हम इसे क्या महाबीमारू राज्य कहेंगे? जहां तक आपने एक टॉपिक रखा है कि कोमा में सिस्टम, तो ये बिल्कुल सही बात है कि सिस्टम पूरी तरीके से कोमा में चला गया है। अभी हितेश जी कह रहे थे कि एक्सपायरी डेटेड जो दवाइयां होती है, तो अगर स्टॉकिस्ट उसे वापस ले सकता है तो उसने 40 सालों से वापस क्यों नहीं लिया? फिर अगर आप मरीजों के लिए उन दवाओं का स्टोर करके रखते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया जाता है? ये 2003 के बाद मीडिया इन मसलों को सामने नहीं लाती है, तब तक सरकार और सिस्टम दोनों पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे होते। दवाइयां मिल रही 1976 की, तो 2003 में जो स्टॉक में बैठा होगा, मेरे ख्याल से उसकी 1976 में नौकरी शुरू भी नहीं हुई होगी। तो कहाँ घपला रहा है, कहाँ घोटाला रहा है, इसके दायरे में आप वही तो मैं कह रही हूँ कि सिस्टम कोमा में है। सिस्टम को ना तो उसमें मॉनिटरिंग की जाती है, ना दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। और ये लापरवाही अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना दिखाए तब तक सरकारों को पता नहीं चलता है। अगर कांग्रेस की सरकार भी थी और अगर लापरवाही हुई है तो मैं उसे भी गलत ठहरा रही हूँ, परंतु वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, उन दावों की ये पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मैं इस पर बड़ी गंभीरता से बात कहना चाहूंगी कि जो मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और वो दवाई लेने जब जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये बाहर से मिलेगी। जब हॉस्पिटल में ऑलरेडी इतना स्टॉक होता है दवाइयों का, तो उन गरीब मरीजों को ये दवाइयां क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? तो 11 सालों से हम देख लें या इसके पहले से देख लें, अगर स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम इतना खराब है तो उस पर जरूर कुछ गंभीर निर्णय लेना होंगे, प्रदेश की सरकार को सोचना होगा, और जो सिस्टम में खराबियां हैं उसमें भी सुधार की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो अगर स्थिति ऐसी ही चलती रही तो गरीबों के साथ अन्याय होगा। और आप मंत्री और मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी तो केवल दोहरा करने तक सीमित रह जाते हैं और बाकी लोग जांच मांगने में लगे हुए रहते हैं। क्या अब इसके बाद ये दवाइयां डिस्ट्रॉय हो रही हैं? और जो हमारे पास खबर है वो ये है कि तकरीबन 20 क्विंटल दवाइयां जलाई गई हैं, जो कि नियम संगत नहीं है। नियम कुछ और कहते हैं कि किस तरह से इनका डिस्पोजल होना चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था सर कि पुराने स्टॉक रजिस्टर क्या खंगाले जाएंगे? क्या जिम्मेदारों तक पहुंचा जाएगा कि किसकी वजह से ये 30 क्विंटल दवाइयां जाके बर्बाद हो गई, या फिर सिर्फ इन्हें डिस्पोज कर देना, बर्बाद कर देना, यही सिर्फ एक उपाय है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये पूरी जांच की प्रक्रिया, आपके खुद विजुअल्स इस बात को दिखा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी एक एक जो स्टॉक है उसकी एंट्री कर रहे हैं, और जैसा आप बता रहे हैं उसी प्रकार का स्टॉक निकल के आ रहा है। उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और पूरी जांच के पश्चात कब कब बैच नंबर कौन सा आया था और उसके साथ क्या सलूक किया गया और क्या किया जाना चाहिए, उसके कारण ढूंढे जाएंगे। एक डिटेल्ड इंक्वायरी होगी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि दवाओं के डिस्पोजल का भी तरीका होता है कि किन दवाओं को इंसिनरेटर में लेना है, उनके भी सबके फिक्स्ड है सारी चीजें, बहुत सारी। तो मुझे लगता है कि वो सारी एक तकनीकी जांच का हिस्सा है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें जो भी कोई दोषी पाया जाएगा, कोई प्रथम दृष्टया दोष तो है, तो दोषी पाया जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा कहीं से भी। लेकिन उससे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो एक है कि 2 चीजें हमको ध्यान रखना चाहिए। एक, टर्शरी लेवल ऑफ हॉस्पिटल का मैनेजमेंट अलग प्रकार का होता है, उनकी डिमांड अलग प्रकार की होती है,
और वहां काम कर रहे चिकित्सकों की दिनचर्या या उनका तरीका और उनकी क्वालिटी बहुत अलग प्रकार की होती है, और जो बेसिक हेल्थ केयर में जो लोग काम कर रहे हैं और हमारे जो टारगेट्स उसको अचीव कर रहे हैं वो अलग प्रकार की होती है। तो इसीलिए दोनों को बहुत भिन्नता से देखने की आवश्यकता है। मैं बार बार टेक्निकल रूप से भी इस बात को कहता आया हूं कि मेडिकल कॉलेजेस का प्रबंधन और बेहतर करने की आज भी जरूरत है, और मुझे लगता है ये शुरुआत है और हम इसको जल्दी अचीव करेंगे। हालांकि इनबिल्ट चुनौतियां होती हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी की भी चुनौतियां हैं, और डॉक्टर्स को काम करने देने के लिए जो माहौल चाहिए वो माहौल भी देने की और आवश्यकता है। ठीक है सर, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पे भी जरा फोकस करना चाहेंगे कि आम हॉस्पिटल में सिर्फ मरीजों का इलाज होता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर बनाए जाते हैं, ये उनका एक तरह का कैंपस उन डॉक्टर्स का होता है जो भविष्य में आपको इलाज देंगे। वो चीजें सीख रहे हैं, वो डिसिप्लिन सीख रहे हैं, वो काम करने का तरीका सीख रहे हैं। यहां पर किस तरह का मैनेजमेंट है और किस तरह का होना चाहिए, जिसके संबंध में हितेश जी ने भी कई इशारे दिए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। अगर 70 साल बाद भी हमारे अधिकारों से अनजान है हम, तो आजाद नहीं है हम। 70 साल बाद भी अगर हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा की सहूलत न हो, तो आजाद नहीं है हम। 70 साल बाद अगर आज भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं हम, तो आजाद नहीं है हम। लेकिन अब वक्त आ गया है इस अज्ञानता को पीछे छोड़ने का, खुद को अपने अधिकारों से परिचित करवाने का, पूर्ण स्वराज पाने का, क्योंकि पूर्ण स्वराज हक है आपका। और अगर आपको भी है आपके हक की चाह, तो साथ ही दिखाएगा आपको राह। साथ ही एक जन सशक्तिकरण अभियान, सी मीडिया की पहल। प्रायोजक है पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश, सुंदर ओजपूर्ण व कोमल त्वचा के लिए प्रकृति का वरदान। लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल्स, जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर। इंडिगो PU इनेमल पेंट, नीलकमल अब प्लास्टिक फर्नीचर से कहीं ज्यादा। सिग्नेचर ब्लैंकेट्स के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। और रूपा टॉरिडो प्रीमियम थर्मल्स, पूरे परिवार के लिए। के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। जिनके दिलों में है कुछ कर दिखाने का जुनून और आगे बढ़ने की चाहत, वो रहते हैं जिंदगी के दंगल के लिए हर पल रेडी। पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? Datsun Redigo Sport, limited edition, unlimited passion. भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। Megapixel moonlight camera, perfect selfie. Vivo V5, Vivo camera and music. दिल पे दिल की बात हो, अपनों का जब साथ हो तो
का फेवरेट राजश्री पान मसाला। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर, स्लोगन और जिंगल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पोस्टर, स्लोगन और जिंगल्स प्रत्येक श्रेणी में 15-15 हजार रूपए के प्रथम पुरस्कार और 10-10 हजार के द्वितीय पुरस्कार दिए जाएंगे। यह पुरस्कार रायपुर में 2 जनवरी को, भिलाई में 9 जनवरी को और बिलासपुर में 13 जनवरी को आयोजित डीजी धन मेले में दिए जाएंगे। रायपुर और बस्तर संभाग के प्रतिभागी 2 जनवरी से पहले, दुर्ग संभाग के प्रतिभागी 9 जनवरी से पहले तथा सरगुजा और बिलासपुर संभाग के प्रतिभागी 13 जनवरी 2017 से पूर्व चिप्स की वेबसाइट www.chips.gov.in में लॉगिन कर प्रविष्टियां भेज सकते हैं। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। डिजाइनर बैग एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड फ्रॉम मिलान। सिग्नेचर ब्लैंकेट नहीं है? सिग्नेचर ब्लैंकेट के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। सिग्नेचर ब्लैंकेट फॉर अ सिग्नेचर होम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और मैं डॉक्टर हेमंत वर्मा के पास अब चलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, हम मेडिकल कॉलेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वहां पर अपेक्षाकृत व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहीं से आप आगे जाकर भविष्य के डॉक्टर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आप क्या उम्मीद सरकार से करेंगे? किन क्षेत्रों में आपके सुझाव हैं कि ये बेहतर हो तो हमीदिया अस्पताल इस तरह से सुर्खियों में नहीं रहेगा? जिस प्रकार से कि जैसे कोई पेशेंट आता है तो उसको तुरंत सारी इमरजेंसी में जो व्यवस्थाएं होना चाहिए वो व्यवस्थाएं अभी भी मतलब वही है जो 40 साल पहले थी, उसमें कोई सुधार नहीं है। इसमें सुधार होने की बहुत अति आवश्यकता है। दूसरा, जो इक्विपमेंट और जो कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए मशीनें हैं, मॉनिटर्स हैं, इमरजेंसी जो मैनेज करने के लिए जो व्यवस्थाएं होना चाहिए, उसके नाम पे हमीदिया अस्पताल जिला और तहसील अस्पताल से के बराबर ही है। उससे कोई स्पेशल कोई सुविधा नहीं है राजधानी का मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी। इसी कारण यहाँ कई बार जो जूनियर डॉक्टर्स और पेशेंट के परिजनों के बीच में जो विवाद होते हैं ये व्यवस्थाओं को लेके ही होते हैं, क्योंकि व्यवस्था नहीं होने के कारण पेशेंट मैनेज नहीं हो पाता है। दूसरा, 24 घंटे पेशेंट को ओपीडी पेशेंट है, कोई मजदूर है, अगर दिन भर मजदूरी करता है, अगर उसको फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है और रात में आके अगर डॉक्टर को दिखाता है और उसको दवाई लिखी जाएगी तो रात में उसको दवाई नहीं मिल पाती है, अगले दिन वो आएगा तो क्या मजदूरी छोड़ के तो वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ मैनेजमेंट भी बड़ा सुधारने की आवश्यकता है कि 24 घंटे पेशेंट की जांच भी होना चाहिए और दवाइयां जो बेसिक दवाइयां हैं, बुखार की, सर्दी जुकाम की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। सर वक्त की कमी, हम चर्चा और भी करना चाहते थे लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। कुल मिलाकर अब तो जागना होगा और खास तौर से चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री को बहुत काम करने की जरूरत है। पिछले इतने दिनों से हमीदिया अस्पताल सुर्खियों में है, बदनामी झेल रहा है, लेकिन साहब की नींद लगता है कि टूट नहीं रही है। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।